इसमें बात आती है कि इसकी सपोजिटरी बेसिस की। ठीक है, अभी जैसे ग्लिसरोजिलेटिन बेस की बात आई थी, या ये मैक्रोगोल बेसिस की बात आई थी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें ये वेजाइनल जो हमारी सपोजिटरीज है। ठीक है, तो ये सपोज ये बेसिस बेसिकली क्या है, ये एक मीडिया सा प्रोवाइड करते हैं, एक कंसिस्टेंसी इसको देते हैं, जिसकी वजह से जो सेमी सॉलिड है, जो सॉलिडनेस है सपोजिटरीज की, वो आ पाती है। ठीक है, तो जो सपोजिटरी बेसिस है, हम लोग थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं अभी। तो सपोजिटरी बेसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी मेंटेनिंग देयर शेप एंड सोलिडिटी। ठीक है, अब जो हमने सपोजिटरी बनाई है, जनरली हमारी जो सपोजिटरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कोन शेप्ड होती है। ठीक है, कोन शेप्ड मींस एक साइड उनकी कैसी होती है, पॉइंटेड होती है, और दूसरी साइड हमारी थोड़ी सी वाइड हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा कैसा हो गया, ये पॉइंटेड हो गया। ठीक है, और ये कैसा हो गया, ये वाइड हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंटेड वाले एरिया की साइड से ही हम लोग इनको बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसका इस शेप को मेंटेन करने के लिए जिस चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं वही क्या है, ये सपोजिटरी बेसिस है। ठीक है, अब सपोजिटरी बेसिस ही हमारी हेल्प करते हैं कि भाई जिससे कि आसानी से इनको हम लोग बॉडी कैविटीज में इंसर्ट कर ले। ठीक है, तो हमारे पास कई तरीके के सपोजिटरी बेसिस होते हैं, बेसिकली 4 कैटेगरीज हमारे पास सपोजिटरी बेसिस की होती है। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले जो सपोजिटरी बेसिस है, उसमें से एक हो गया हमारा क्या, थियोब्रोमा ऑयल हो गया। ठीक है, ये तुमको नाम याद ध्यान में रखने हैं, ये एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है। थियोब्रोमा ऑयल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है सपोजिटरीज को बनाने के लिए तो। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, ग्लिसरॉल एंड जिलेटिन। ठीक है, ग्लिसरॉल एंड जिलेटिन का मिक्सचर हम लोग जब तैयार करेंगे डेफिनेट रेशियो में, तो एक बेस सपोजिटरी का तैयार होता है। इसके अलावा हम लोग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या पीईजी, ये भी नाम शायद तुम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या पीईजी का यूज भी बहुत ज्यादा किया जाता है सपोजिटरी बेस बनाने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये हमारे लिए बेसिकली क्या है, ये आइडियल बेसिस है जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है सपोजिटरीज को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। जब एक आइडियल सपोजिटरी बेस की बात आती है, तो इस आइडियल सपोजिटरी बेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब पहली जो प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, तो दैट इज इट मस्ट रिटेन द शेप एंड साइज ऑफ द सपोजिटरी। ठीक है, तो जो सपोजिटरी को शेप और साइज हम लोग देना चाह रहे हैं, तो वो शेप और साइज वो सपोजिटरी को आसानी से मिल सके, या वो उसको मेंटेन करके रख सके, तो ऐसा हमारे एक सपोजिटरी बेस होना चाहिए। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी सपोजिटरीज में, वो क्या थी कि वो ज्यादातर जो सपोजिटरीज है उनका मैकेनिज्म क्या होता है ड्रग रिलीज का, मेल्टिंग। ठीक है, 2 तरीके के मैकेनिज्म या मेथड्स हैं जिससे कि ड्रग रिलीज होती है। एक हो गया हमारा मेल्टिंग, दूसरा डिसोल्यूशन। ठीक है, दूसरा है डिसोल्यूशन। ज्यादातर सपोजिटरीज जो होती हैं वो मेल्टिंग के थ्रू ड्रग्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, मेल्टिंग के थ्रू ड्रग्स को रिलीज करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ज्यादातर सपोजिटरी बेसिस होंगे वो कैसे मैकेनिज्म वाले हैं, मेल्टिंग वाले। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब भी हम लोग मेल्टिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो हमारी सपोजिटरी बेसिस ऐसे होनी चाहिए कि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर पर आसानी से मेल्ट हो जाए। जैसे ही बॉडी कैविटीज में हम लोगों ने उनको इंसर्ट किया, तो वो तुरंत ही वहां पर उस टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जिससे कि इमीडिएटली वहां पर ड्रग जो है रिलीज होनी शुरू हो जाए। अगली जब हम लोग मैकेनिज्म की इसकी बात कर रहे हैं, दे शुड बी नॉन इरिटेंट। नॉन इरिटेंट मतलब वो सेल को कोई भी डैमेज ना पहुंचाए, इरिटेट ना करे सेल को, क्रिएट ना करे कुछ भी। मतलब ये जो सपोजिटरी बेसिस होंगे, सपोजिटरी बेसिस हमारी मतलब सेल्स जिनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके के डिस्टरबेंसेस वगैरह ये कॉज ना करें। ठीक है, अगला इसमें क्या है, पढ़ो जरा। It should be तुम लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा सब कुछ क्लियरली ना? It should Yes, shrink sir. sufficiently to remove from mold. बताओ जरा अच्छा, इसका मतलब तुम लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि देखो श्रिंकिंग सफिशिएंटली ये टर्म तब आती है जब हम सपोजिटरीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे।
अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ी है ना, तो तुम लोगों को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो जो हमारी सपोजिटरीज हैं, जब भी इनको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, जब भी हम लोग सपोजिटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो सपोजिटरीज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसी होती है, मोल्डिंग के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, उनको मोल्ड्स में डालते हैं, ठीक है। अब मोल्ड्स में डालते हैं मतलब कि सपोजिटरी का क्या होता है, एक सांचा होता है, इस तरीके से होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या करना होता है, जो सपोजिटरी बेस होगा उसको इस तरीके से इसमें भर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग इसको भर देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ठंडा होगा तो ये सपोजिटरी क्या हो जाती है, ये जमने लग जाती है, क्योंकि सपोजिटरी बेस हमने यूज करा हुआ होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो वैसे वैसे जमना, हार्ड होना शुरू हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये सपोजिटरी बेस अगर थोड़ा सा श्रिंक कर जाए मतलब सिकुड़ जाए, ठीक है। तो जब ये इस कैविटी के अंदर थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा तो इसको हमको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बात तो समझ लो ना। अरे भाई समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। जब ये सपोजिटरी इस कैविटी के अंदर क्योंकि बन गई है, जब इसको हम लोग कैविटी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से नहीं निकलेगी, ठीक है। पर अगर वहीं पे थोड़ी सी श्रिंकिंग हो गई होगी, थोड़ी सी वो सिकुड़ जाएगी तो छोटी हो जाएगी। जब वो छोटी हो जाएगी तो सरफेसेस को छोड़ने लग जाएगी, जो वॉल पे जो भी मटेरियल चिपका हुआ होगा तो आसानी से उस कैविटी से क्या हो जाती है, फिर बाहर निकल आती है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी सपोजिटरी बेसिस हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जब हम लोग मोल्ड से उसको निकालें, इन सांचों में से जब उसको निकालें तो क्या हो, वो श्रिंक हो जाए मतलब सिकुड़ जाए, उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए, जिससे कि हम लोग आसानी से इन सपोजिटरीज को उन कैविटीज से बाहर निकाल सकें। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, ये वाला, ठीक है। इट शुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्या समझे? देखो, हमने जो सपोजिटरी बेस यूज किया है उस सपोजिटरी बेस में हम लोगों ने कुछ ड्रग्स भी तो मिक्स करी हैं, ठीक है। तो ये सपोजिटरी अगर हमारी बनी हुई है तो इसमें यहाँ कहीं ड्रग होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सपोजिटरी हमारी बन गई है। अब ये सपोजिटरी में हमारा अलग कुछ एक्सिपिएंट्स भी हो सकते हैं, बेसिस इसमें है, एपीआई इसमें हम लोगों ने यूज किया है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इसके रिलीज को मतलब कोई वैसा इफेक्ट ना करे कि भाई ड्रग इसमें से आसानी से रिलीज नहीं हो पा रही। जैसी मेल्टिंग हुई वैसे ड्रग उसमें से बिल्कुल आसानी से निकल आए, ठीक है। दूसरा, एक तो रिलीज हो गया, रिलीज के अलावा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एब्जॉर्प्शन की, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन मतलब कि हमारी बॉडी को, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करना होता है, तो ऐसा ना हो कि जो सपोजिटरी बेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो बेस क्या कर रहे हैं, इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को रोके या किसी भी रीजन से इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को क्या कर दे, वो स्लो कर दे। तो ऐसा हमारा ये सपोजिटरी बेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी की जब हम लोग बात कर रहे हैं सपोजिटरीज की, तो यहाँ पे बात आ रही है किसकी, जो सपोजिटरी बेसिस है, इट शुड परमिट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग मतलब ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग का मतलब यहाँ पर है कि जो भी सपोजिटरी बेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो सपोजिटरी बेस में हम लोग आसानी से ड्रग को मिक्स कर सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई वहां पे क्या है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई उस सपोजिटरी बेस में वो ड्रग क्या है कहीं किसी कोने में इकट्ठा हो जा रहा है। क्योंकि देखो, जब हम लोग सपोजिटरीज को बनाते हैं ना, तो सपोजिटरीज क्या होती हैं कि मेल्टेड फॉर्म में होती हैं जब उसको बना रहे होते हैं। ऑब्वियसली सांचे में तभी तो डाल पाएंगे ना, जब वो लिक्विड या मेल्टेड फॉर्म में होगा, जब सॉफ्ट फॉर्म में होगा। तो उस सॉफ्ट फॉर्म में देखो कभी कभार क्या हो जाता है कि भाई जो ड्रग्स हैं
सॉलिड फॉर्म में इसमें वो नीचे की तरफ बैठने लग जाएंगी। ये हमको पता ही है कि भाई सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है कि वो नीचे कहीं बैठ जाए। तो ये सपोजिटरी बेसिस ऐसे होने चाहिए कि भाई आसानी से हम लोग ड्रग को इसमें इंकॉर्पोरेट कर लें और इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसमें ना आए कि भाई वो सेडिमेंटेशन वगैरह उसमें हो रहा है। तो मतलब ऐसी थिकनेस, विस्कोसिटी, ऐसी प्रॉपर्टी उसकी हो कि आसानी से ड्रग को इंकॉर्पोरेट किया जा सके और इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स उसमें ना आए। क्योंकि अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो ड्रग किसी एक कोने में इकट्ठा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से वहाँ नीचे कहीं इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो नीचे कहीं ऐसी इकट्ठी हो जाएगी तो यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में तो ड्रग होगी ही नहीं। तो ये कोना क्या कर सकता है, कोई इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकता है जब भी इनकी हम लोग यूज कर रहे हैं हमको कंज्यूम करने के लिए। कंज्यूम मीन्स हमारी बॉडी कैविटीज में इनको इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अगली इसमें हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी कंपैटिबल विद वैरायटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो भी सपोजिटरी बेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सपोजिटरी बेस हमारा ऐसा होना चाहिए कि भाई हम लोग आसानी से ड्रग्स को उसमें इंकॉर्पोरेट कर लें, कोई भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज उसमें ना आए, कोई भी कंडीशन ऐसी ना हो कि भाई हमने क्या किया, कोई ड्रग यूज करी है, ड्रग को हमने क्या कर दिया है एक्सिपिएंट या बेस, यहाँ पे बेस की बात आई, ठीक है, सपोजिटरी बेस के साथ मिक्स किया तो यहाँ पे कोई और ही कंपाउंड बन गया, ठीक है, या इसका क्या हो गया, कोई केमिकल कन्वर्जन हो गया इस ड्रग का। तो उस केस में हम लोग यही बोलते हैं कि भाई वो ड्रग उस बेस के साथ कंपैटिबल नहीं होगी। तो जब वो कंपैटिबल नहीं होगी तो उस ड्रग को हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे उस सपोजिटरी बेस के साथ पेशेंट को एडमिनिस्टर कराने में या पेशेंट की बॉडी कैविटीज में उसको इंसर्ट करने में, क्योंकि वो खराब हो जाएगी उस बेस के साथ में, ठीक है। इसके अलावा अगली बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, इट शुड बी फिजिकली स्टेबल, ठीक है। जो हमारे सपोजिटरी बेसिस हैं वो क्या होने चाहिए, फिजिकली स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे सॉलिड फॉर्म में हम लोगों ने उसको बनाया हुआ है वो वैसे ही फॉर्म में बना रहे, ठीक है, जब हम लोग उसका लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर रहे होंगे, क्लियर है। अब अगला हमारा क्या है, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, जो सपोजिटरी बेस है वो ऐसा ना हो कि भाई सॉफ्ट हो जाए और हार्ड हो जाए ऑन स्टोरेज, ऐसा हो सकता है। देखो कुछ सपोजिटरी बेसिस ऐसे होता है ना कि टेम्परेचर में अगर जब तक बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आया तो तब तक वो अपनी फिजिकल स्टेबिलिटी में रहते हैं। कुछ बेसिस ऐसे भी होते हैं कि भाई सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री का भी फर्क आ गया तो तुरंत वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, हार्ड होने शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो वो बेस होगा उसको हम लोग आइडियल सपोजिटरी बेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एकदम से थोड़ा सा भी टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो जा रही है, या तो एकदम से बहुत ज्यादा हार्ड हो जा रहा है या तो एकदम से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जा रहा है। तो मतलब उसको ऐसा होना चाहिए कि टेम्परेचर में अगर थोड़ा ज्यादा वेरिएशन आए तभी उसकी तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा बहुत मेल्टिंग वगैरह होना है, सॉफ्टनेस आना, वो नहीं तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आइडियल प्रॉपर्टी सपोजिटरी बेसिस की तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको तुम लोग पढ़ोगे तो ये ध्यान में सभी लोगों को रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, जो हमारे सपोजिटरी बेसिस के टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो सपोजिटरी बेसिस है इनको हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सपोजिटरी बेसिस को हमने कितनी कैटेगरीज में लिखा है? 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हमारे पास होते हैं सपोजिटरी बेसिस के। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा क्या है, ओलिगोजीनियस बेसिस, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है, एक्वस बेसिस। तीसरा हमारा है सिंथेटिक फैट्स, सिंथेटिक फैट बेसिस। और चौथी कैटेगरी हमारी क्या है, इमल्सिफाइंग बेसिस। ठीक है। तो अब ये 4 कैटेगरी सबसे पहले हमको ध्यान में रखनी है। पहली है ओलिगोजीनियस बेसिस, दूसरा है एक्वस बेसिस, तीसरा हमारा क्या है सिंथेटिक फैट बेसिस, एंड चौथा हो गया क्या, इमल्सिफाइंग बेसिस, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें जो ओलिगोजीनियस बेसिस होंगे तो इसमें बेसिकली कोकोआ बटर इंपॉर्टेंट या थियोब्रोमा ऑयल, ये बेसिकली एक ही चीज है दोनों की दोनों। थियोब्रोमा ऑयल सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सपोजिटरी बेस है वो तुम्हारा यही है, थियोब्रोमा ऑयल यानी कोकोआ बटर जो है, ठीक है। इसके अलावा एक्वस बेसिस की हम लोग जब बात करें, देखो ओलिगोजीनियस का मतलब कैसे होंगे, ये फैट बेस होंगे या लिपिड बेस्ड होंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्वस बेसिस है, मतलब ये वाटर सॉल्युबल बेसिस होंगे। तो यहाँ पे एक कैटेगरी किसकी है हमारे पास, ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस, यस सर। ठीक है। ग्लिसरीन और जिलेटिन का जो मिक्सचर होगा उसका यूज करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो इसमें हमारे पास है दैट इज मैक्रोगोल बेसिस, ये तुमको नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये मैक्रोगोल बेसिस का जो नाम है, ठीक है। ये मैक्रोगोल बेसिस को ही हम लोग कार्बोवैक्स भी बोलते हैं,
ये भी तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा सोप ग्लिसरीन बेस भी हमारे पास है, इसमें हम लोग सोप और ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। देखो जो ये एक्वस बेसिस हैं ये वाटर सॉल्युबल है, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कैसे हैं, ये ऑयल और फैट सॉल्युबल चाहे तो लिपिड चाहे तो तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये तुमको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि अगर हम लोग ओलियोजेनस बेसिस की बात करेंगे तो वहां पे वाटर से इनको हम लोग वॉश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर में सॉल्युबिलिटी है ही नहीं, वहां पे कोई सोप्स वगैरह या अलग से ऐसी कोई चीजों का यूज करना पड़ेगा। जबकि अगर हमारे पास कोई वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल बेसिस क्या होंगे, पहले तो एकदम से वाटर या फ्लूइड कंटेंट जो हमारा इस बॉडी कैविटीज में होगा ये उनमें डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डिसॉल्व होने के साथ साथ इनकी जो वॉशिंग होगी वो भी हमको आसान होगी, मतलब आसानी से हम लोग इनको वॉश भी कर पाएंगे अगर हमको जरूरत पड़ रही है वॉशिंग की वाटर से, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर जब सॉल्युबल है तो ये आसानी से साफ भी जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई वाटर वॉशेबल पेंट हम लोगों ने लगा दिया है अपने हाथों में, तो पानी का यूज करके वो आसानी से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पर ऑयल वाला अगर हमारे पास बेस होगा या कोई पेंट होगा तो फिर वो पानी से नहीं साफ होता है, उसको साफ करने के लिए अलग से सोप्स वगैरह का या अदर टेक्निक्स का हमको यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास है दैट इज क्या है, सिंथेटिक फैट बेसिस। ये कैटेगरी हमारी क्या है तो ये फैट बेसिस है, पर ये कौन सी वाली कैटेगरी में है, सिंथेटिक या डिराइव्ड की वाली कैटेगरी में है। मतलब जो फैट बेसिस हमारे पास है तो हमने कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करे हैं या केमिकल रिएक्शन के थ्रू उन बेसिस को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे देखो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं इसमें, वो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक फैट बेसिस हो गए, और इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी हमारे पास हो गई वो इमल्सिफाइंग बेसिस हैं। तो बेसिकली जो हमारे इमल्सन्स हैं तो वही बेसिस ही हमारे, ये इमल्सन्स बेसिकली बनाते हैं ऑयल एंड वाटर का। जब हम लोग मिक्सचर बनाएंगे तो तभी जाकर के क्या होते हैं, ये इमल्सन तभी तो तैयार होता है जब इमल्सन में दो फेज हमारे क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, और ये दोनों लिक्विड्स कैसे होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के हमारे इमल्सन बनता है। तो ये इस तरीके से इन सपोजिटरी बेसिस को तैयार किया जाता है। तो इसमें से जो ओलियोजेनस बेसिस हैं और जो एक्वस बेसिस है इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है सपोजिटरी बेसिस को तैयार करने में। इन सपोजिटरी बेसिस को तैयार करने के बाद ही इसमें हम लोग हमारे ड्रग्स को या अदर एक्सिपिएंट्स को इसमें मिक्स करते हैं, जनरली मेल्टिंग के थ्रू ज्यादातर ये सारी सपोजिटरीज हमारी बनाई जाती है। मेल्ट किया, उसमें घोल दिया, ठीक है, मिक्स किया, और तब जाकर के हमारा सपोजिटरी बेस या सपोजिटरी बन करके तैयार हो गई, मोल्डिंग में उसको डाल दिया और वो जम गया, ठीक है, और सपोजिटरीज को फिर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये सपोजिटरी बेसिस के टाइप्स हैं जो कि तुम लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें क्या डिटेल में भी हमारे पास है तो देख लेते हैं इनको, ठीक है। तो थियोब्रोमा कोकोआ बटर और थियोब्रोमा ऑयल, ये दोनों के दोनों क्या है, ये एक ही है, ठीक है। तो ये कौन सी वाली कैटेगरी है हमारी, ओलियोजेनस जो बेसिस है। तो इसमें हमारे पास जो मिक्सचर है हमारा ग्लिसरॉल एस्टर हो गया, स्टेरिक हो गया, पाल्मिटिक हो गया, ओलिक हो गया, और अदर फैटी एसिड्स का हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर इसमें तैयार कर लेते हैं, जो कि एक ओलियोजेनस सपोजिटरी बेस तैयार करता है। अब ये जो बेस होता है बेसिकली ये 34 से लेकर के 36 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, ठीक है। और 36 से 37 के आसपास हम लोग बोलते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। तो वहां पर जो ड्रग जो है वो आसानी से फिर क्या हो जाएगी, मेल्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी कैविटीज में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो सपोजिटरी बेस है इसके साथ में क्या एडवांटेज हमारे पास है बेसिकली, तो ये लिक्विड फॉर्म्स और वार्मिंग में ये जल्दी वो हो जाते हैं, क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एकदम से लिक्विड और एकदम से क्या हो जाते हैं, वो सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 32 डिग्री सेल्सियस पे इसको कहीं पे हमने स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ये 34 से लेकर के 35 36 में जाएगा तो तुरंत मेल्ट होने लग जाएगा। और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर की रेंज होती है बेसिकली, ये हमको पता है, ठीक है। भले ही हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है, पर जैसी सपोजिटरीज को हम लोग 34 35 36 37 टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो धीरे 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 पहले उसमें सॉफ्टनेस होगी, पहले वो सॉफ्ट होगी, तब जाकर के धीरे 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 क्या होगी, उसकी मेल्टिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये ओलियोजेनस बेसिस में हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्वस बेसिस है, सेकंड कैटेगरी। तो जो एक्वस बेसिस होते हैं यहाँ पे हमको क्या ध्यान में रखना है, ये वाटर सॉल्युबल या वाटर मिसिबल बेसिस है, ठीक है, ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, ये हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब इनको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, ये भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली। अब ये 3 कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, पहला हमारे पास क्या है, ग्लिसरोजिलेटिंग बेसिस,
ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस का मतलब क्या है, इसमें हम लोग एक तो ग्लिसरीन का यूज कर रहे होंगे और दूसरा किसका यूज कर रहे होंगे, जिलेटिन का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और तीसरा इसमें कुछ प्रोपोर्शन हम लोग वाटर का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे ग्लिसरीन, जिलेटिन और कुछ प्रोपोर्शन वाटर का भी यूज करते हैं, और इस मिक्सचर से हम लोग एक जब बेस तैयार करते हैं तो हमारा ग्लिसरोजिलेटिन बेस बन गया। इसके अलावा हमारे पास जो अगली कैटेगरी है दैट इज मैक्रोगोल बेसिस। तो मैक्रोगोल जो बेसिस है बेसिकली वो क्या है, कार्बोवैक्सेस है, ये ध्यान में हमको रखना है, ठीक है। तो कार्बोवैक्सेस है, तो जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स है, जो पीईजीज है, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इस कैटेगरी में आते हैं। तो इनका मिक्सचर जब हम लोग यूज करेंगे तो हमारे कार्बोवैक्सेस और माइक्रोगोल बेसिस तैयार होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई वाटर सॉल्युबल बेसिस के बारे में लिखो, या कभी कभार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैक्रोगोल बेस है वो क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोगोल बेस यहाँ पे ध्यान में रखना, ये एक्वस सपोजिटरी की कैटेगरी में आता है, ठीक है, वाटर मिसिबल और वाटर सॉल्युबल की। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे है, एक तो सोप और दूसरा उसके साथ में हमने ग्लिसरीन को मिक्स करके बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो तब जाकर के हमारी तीसरी कैटेगरी तैयार हो जाती है, जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल या मिसिबल की कैटेगरी में। अगला इसमें हमारे पास क्या है, तीसरी कैटेगरी हमारे पास है सिंथेटिक फैट बेसिस, ठीक है। तो सिंथेटिक फैट बेसिस मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग करेंगे नेचुरली अकरिंग फैट्स के साथ में या ऑयल्स के साथ में, तब जाकर के हमारा क्या होगा, ये बेस तैयार होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइजिंग ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। तो जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स अवेलेबल हैं, जब उनको हाइड्रोलाइज करेंगे, उस हाइड्रोलाइज के बाद उनका हाइड्रोजिनेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फैटी एसिड्स बन करके तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये फैटी एसिड जब बन करके तैयार हो गए तो फाइनली इनका रीएस्टेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, किससे, एसिड्स की हेल्प से, ठीक है। तो तब जाकर के हमारा क्या है, अल्टीमेटली सिंथेटिक फैट जो सपोजिटरीज बेसिस है वो बन करके तैयार होते हैं। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी हमारे पास है दैट इज इमल्सिफाइंग बेस सपोजिटरीज और इमल्सिफाइंग सपोजिटरी बेसिस। तो यहाँ पे हमने कुछ इमल्सन्स बेसिकली तैयार किए हैं, तो ये नाम तुम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो विटपसॉल हो गया, ठीक है, मैसा एस्ट्रेनियम हो गया, तीसरा हमारे पास क्या हो गया, मैसो। बेसिकली सारे के सारे ट्रेड नेम है, ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ये इमल्सिफाइंग बेसिस क्या करे हैं, ये तैयार करे हैं, तो इन्होंने अपने नाम, ट्रेड नेम इनको दिए हुए हैं, ठीक है, जो मार्केट में मतलब अवेलेबल है बिकने के लिए और एज अ सपोजिटरी बेस यूज होने के लिए, ठीक है। विटेप्सॉल, मैसा एस्ट्रेनियम और अगला हमारे पास क्या है, मासुपॉल, ठीक है। तो ये नाम हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सपोजिटरी बेसिस एंड द टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रिपरेशन मेथड्स है सपोजिटरीज का वो क्या है, कैसे उनको हम लोग बनाते हैं, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं। उसके अलावा इवैल्यूएशन की भी इसमें एक प्रोसेस होती है कि कैसे हम लोग सपोजिटरी बेस को इवैल्यूएट करें या सपोजिटरीज को इवैल्यूएट करें, जिससे कि हमको ये पता चले कि भाई जो सपोजिटरी हम लोग बना रहे हैं कि भाई वो ढंग से बनी भी है या नहीं बनी है, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी भी है या नहीं बनी है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा ही है, तो तुम लोग 10 से 15 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। तो 15 मिनट के बाद दोबारा से इसी लेक्चर में तुम लोगों को वापस आना है, ठीक है। लिंक तुम्हारा सेम रहेगा, तो अभी चाहे तो तुम लीव कर सकते हो, तो दोबारा से इस लिंक पे क्लिक करके इस क्लास में तुम लोग आ जाना, ठीक। 15 मिनट का टाइम तुम लोगों के पास है, ठीक है। टाइम टेबल में टाइमिंग थोड़ी सी देख लेना। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके 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 ओके, ठीक थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। अरे ठीक है भाई। थैंक यू सर। सुशांत साहब कितनी बार हो रहा है थैंक यू ये? थैंक यू सर।